ओके, तो चलिए आज का फिर से हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोगों की हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है कि आप अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टैटिक फील्ड लगाते हैं तो बहुत सारी चीज हम लोगों ने देखा होंगे वही सब चीजें, लेकिन अब हम लोग जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर हम आपका ऑल्टरनेटिंग फील्ड अगर लगा दें तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, बस उतना ही देखना है। और ये बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़े से चेंजेस हैं, तो उसको हम लोगों को स्टडी करना है। कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बड़े बड़े आएंगे, लेकिन उसको बस थोड़ा सा लेके चलना है आपको। तो ये है आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये आपने लगा दिया यहाँ पे वोल्टेज सोर्स। लेट सपोज कि ये है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आप ये जानते हैं कि अगर हम इतने देर से क्या लगा रहे थे, मान लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी स्टैटिक फील्ड लगा रहे थे, तो वहां फ्रीक्वेंसी क्या था, जीरो था। तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने से कोई हमको कुछ इस पे डिपेंडेंसी नहीं थी। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आपने लगा दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं अपन। तो अब मुद्दे की बात यह है कि जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको ये पता है कि इसमें कुछ पोलराइजेशन होता है। जैसे ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, चाहे स्टैटिक हो चाहे ऑल्टरनेटिंग हो, ठीक है। तो जब कभी भी ऑल्टरनेटिंग फील्ड लगाया जाता है आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो दो चीजें देखने को जरूर मिलती हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो एक फेस लैग होता है। देखिए, पोलराइजेशन तो होगा इसमें, लेकिन पोलराइजेशन में और आपके अप्लाइड फील्ड में, ठीक है, पोलराइजेशन और अप्लाइड फील्ड में आपका एक फेस लैग आएगा। फेस लैग समझते हैं ना, फेस फेस इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जैसे मान लीजिए ये फेस है और ये वाला वैल्यू ले लिया अपन, ठीक है, ये फेस है। अब इसमें और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो फेस का डिफरेंस है ना, लेट सपोज 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री फेस चेंज है। वैसे वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो आपने अप्लाइड फील्ड लगाया है और जो आपका इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन होगा, उसमें ना कुछ फेस लैग होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको दिमाग में बैठनी चाहिए, है ना। दूसरा, आपको ये भी बैठना चाहिए दिमाग में कि अभी तक हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो एफ साइलन की बात कर रहे थे, या फिर आप एफ साइलन तो चलिए एफ साइलन नॉट एफ साइलन आर होता है। एफ साइलन नॉट तो सब चीज के लिए सेम होता है, तो अपन इसी की डायरेक्ट बात करते हैं। इतने देर तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था या रिलेटिव परमिटिविटी था, वो हमेशा रियल वैल्यू होता था। लेट सपोज 4 है, 5 है, 6 है, कुछ रियल वैल्यूज होता था। लेकिन अगर आप एसी फील्ड, ऑल्टरनेटिंग फील्ड अगर आप लगाते हैं, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये दो भागों में बट जाता है। एक रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो रियल पार्ट होता है एफ सेलन आर डैश, और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है एफ सेलन आर डबल डैश, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपको इसको समराइज कर सकता हूं कि जैसे ही आप ऑल्टरनेटिंग फील्ड लगाते हैं, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो दो भागों में बट जाता है, ठीक है। एक रियल पार्ट में और एक इमेजिनरी पार्ट में, ये दोनों चीजें हैं, ठीक। रियल पार्ट बेसिकली और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए, दूसरी बात, अब ये एक चीज और बस याद रखिएगा अभी कि डाइलेक्ट्रिक में ना, जब डाइलेक्ट्रिक में आप ऑल्टरनेटिंग फील्ड लगाते हैं तो इसमें ना कुछ लॉस होने लगता है। कुछ लॉस होता है, हीट के फॉर्म पे होता है, कुछ लॉस होता है। उसको आम भाषा में डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। वो भी आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे उसको। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, और उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। व्यक्ति नहीं, मतलब एक ही पार्ट जिम्मेदार होता है, वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बस अभी अभी के लिए आप दो तीन चीजें याद रखिएगा। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक में ऑल्टरनेटिव फील्ड लगाते हैं, तो फेस लैग होता है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। और तीसरी बात ये याद रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइलेक्ट्रिक में लॉसेस के लिए। ये तीन चीज बस अभी आप लोगों को याद रखनी है। इतना क्लियर है कि आप लोगों को? ठीक है। तो अब आप लोगों का मैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो हम स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट जो आपके इस सिलेबस में लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि जो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन पढ़ा है,
जो कि आपने आयोनिक पोलराइजेशन पढ़ा है, जो कि आपने ओरिएंटेशन पढ़ा है, तो ये तीनों पोलराइजेशन का या इन स्पेसिफिक कह लीजिए पोलराइजेबिलिटी का आपका फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंडेंस है, इस चीज को आप प्रूव करके दिखाइए या ग्राफ के फॉर्म पे दिखाइए। अब मेरे को बताइए कि कैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, क्या पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है या क्या होती है। तो हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं चलिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी को हम लोग अल्फा ई से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो यहाँ पे अल्फा ई तो नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे अल्फा ई एब्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक। अब मुद्दे की बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे हर चीज कॉम्प्लेक्स टर्म में हो जाता है, तो आप अब मैं आपको ना एक डायरेक्ट, जैसे वहां पे मैं आपको अल्फा ई की वैल्यू डायरेक्ट बताया था कि स्टैटिक फील्ड में अल्फा ई 4πε0 r³ होता था, अगर आपको ध्यान होगा ये वैल्यू, वैसे ही मैं यहाँ पे भी आपको एक अल्फा ई की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इस अल्फा ई को निकालने के लिए ही कम से कम बुक में 3 पेज का डेरिवेशन दे रखा है। तो आपको वो डेरिवेशन करके यहाँ तक पहुंचने के बजाय आपको सीधा देखना है कि फ्रीक्वेंसी से कैसे डिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पे मैं अल्फा ई की वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा ई आपका ये एब्स्ट्रिक्ट इसलिए है या स्टार इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखता हूँ Q²/m, ठीक है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस J2B ओमेगा/m। अब आपको ये लगेगा कि सर इसमें ये सब क्या क्या चीज नया नया आ गया, तो मैं आपको धीरे धीरे बताते आता हूँ। अगर आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हुआ करता था, बीच में न्यूक्लियस हुआ करता था, और इन लोगों का जो सेंटर ऑफ मास था वो न्यूक्लियस ही था। फिर जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो सेंटर ऑफ मास जो आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अलग अलग हो जाता था, जिससे पोलराइजेशन होता था। सब आपको मेरे ख्याल से ध्यान होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो m है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसका मास है m, ठीक है, ये मास है जो m से रिप्रेजेंट किया गया है। ओमेगा नॉट बेसिकली जो कि अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी अपन कम ज्यादा ऐसा कुछ कुछ करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो ये पर्टिकुलर किसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आके कैसा वर्क करेगा ये भी अपन को देखना है, इसलिए ओमेगा नॉट है आपका रेजोनेंस, या फिर इसको आम भाषा में आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, है ना। तो ये है। तीसरा अगर आपको यहाँ पे जो टर्म समझ नहीं आ रहा होगा वो है ये बी, ये एक्चुअली 2b है। ये ऐसा है कि क्या होता है कि जब आप ऑल्टरनेटिंग फील्ड लगाते हैं, ऑल्टरनेटिंग फील्ड क्या होता है, ऐसा 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 ऐसा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, वो भी बेचारे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो कुछ चीजें डैम्प, उसको जब रोकना रहता है तो डैम्पिंग कुछ रहता है। डैम्प का मतलब समझते हैं ना, जब डैम्प करते हैं तो क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट ये ऐसा ऐसा बढ़ के फिर ऐसा ऐसा कम होता जाता है और जीरो हो जाता है, इसको बोलते हैं डैम्प, कम करना, है ना। तो 2b जो है आपका वो डैम्पिंग कांस्टेंट कहलाएगा, है ना। तो ये आपका डैम्पिंग कांस्टेंट 2b कहलाएगा। मेरे ख्याल से नामकरण में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने बस इतना ही आपको दिमाग में करना था, अब तो सब ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा ही है, इसीलिए वजह से शायद आप लोग मैथ्स लिए हैं, क्योंकि एक बार अपन को आइडिया आ जाता है सॉल्व करने का तो अपन को फिर वो अपने आप होता रहता है और प्रूफ कहीं ना कहीं से अपन कर ही लेते हैं, इंजीनियर्स लोग। तो अपन करते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जे वाला पार्ट है, तो आपको बचपन से पता होगा कि कभी 2 + j होता था, तो आपको बताया जाता था कि आप इसको क्या करिए, ऊपर में भी 2 - j कर दीजिए, नीचे में भी 2 - j कर लीजिए, जिससे आपका ये रियल पार्ट अलग हो जाता था और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाता था। ऐसे ही मेरे ख्याल से तरीका होता था सॉल्व करने का, शायद आप भी किए होंगे, है ना। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो अल्फा एब्स्ट्रिक्ट की वैल्यू अपन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे Q²/m था, तो Q²/m को बाहर ले जाते हैं, Q²/m को, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको। अगर देखिए यहाँ पे नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस साइन में आ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट रहेगा। तो आपको मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखा देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर
और माइनस जे वाला पार्ट था तो माइनस जे वाला पार्ट अपन यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और नीचे का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फंडा होता है वो अपन यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b ओमेगा बाय m का होल स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे 2b, ये सेम चीज मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता लेकिन यहाँ पे j का स्क्वायर भी -1 हो जाता है तो ये प्लस में आ गया, आपका ये हो गया। और वही सेम चीज आपका इमेजिनरी टर्म के लिए भी होगा क्योंकि ये इमेजिनरी टर्म, तो इमेजिनरी टर्म में आपका है 2b ओमेगा बाय m डिवाइडेड बाय आपका यही वाला टर्म यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ तो मेरे ख्याल से चल जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने बस अल्फा ई जो एब्स्ट्रिक्ट की वैल्यू थी, जो प्री डिफाइंड वैल्यू थी, उसको हम लोगों ने दो भाग में, रियल पार्ट और इमेजिनरी भाग में बांट दिया। रियल और इमेजिनरी भाग में बांटने का एक ही पर्पस था क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा ई एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो अल्फा ई को अपन ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा ई एब्स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू अल्फा ई डैश माइनस जे अल्फा ई डबल डैश, ठीक है। तो आप अल्फा ई डैश को इस चीज से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा ई डैश को, और अल्फा ई डबल डैश को आप इतने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि अल्फा ई डैश का एक अलग प्लॉट बनेगा और अल्फा ई डबल डैश का अलग, और फिर बाद में अपन मर्ज करके देखेंगे इसको। तो अल्फा ई डैश क्या है, रियल पार्ट को हम लोग एक अलग से लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं तो क्या होगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b ओमेगा बाय m का होल स्क्वायर। यही तो मेरे ख्याल से था ही जो हम लोग अभी यहाँ पे लिखे थे, वही चीज मैं अल्फा ई डैश में लिख दिया। अब मेरे को बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, इसको मेरे को कोई प्लॉट करके बता सकता है क्या? ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए हम प्लॉट कहाँ करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो कर्व होगा आपका, ठीक है, ये कर्व आपका ओमेगा से रिप्रेजेंट होगा और यहाँ पे अल्फा ई डैश होगा, है ना। सबसे पहले आप ये बताइए मेरे को कि ओमेगा की वैल्यू 0 रखने पे क्या होगा। ओमेगा की वैल्यू 0 रखने पे बेसिकली आप इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू 0 रखने पे बेसिकली होगा क्या, अल्फा ई डैश की वैल्यू हो जाएगी ऊपर में ओमेगा नॉट का स्क्वायर, नीचे में ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब ओमेगा टू द पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ओमेगा की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो आप ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक मिनट, मैंने एक चीज मिस कर गया, वो ये था कि इसका ये वाला पोर्शन को तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू स्क्वायर बाय एम से, है ना। अब बताओ, यहाँ पे ऊपर में आ गया क्यू स्क्वायर बाय एम, तो वैल्यू अल्फा ई डैश की हो गई क्यू स्क्वायर बाय एम इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यही आ रही है क्या वैल्यू? तो ठीक है, आपका ओमेगा की वैल्यू 0 पे बेसिकली ये वैल्यू कुछ ना कुछ है, ओमेगा की वैल्यू 0 पे ये वैल्यू कुछ ना कुछ है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है क्यू स्क्वायर बाय एम इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अभी पता नहीं मेरे को कहाँ पे है, लेकिन चलो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये वाली वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इतनी है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा प्लॉट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सेकेंड प्लॉट को प्लॉट करते हैं कि क्या हमारा, अब जैसे ये ओमेगा है ना, ओमेगा कहीं ना कहीं एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा इस पूरे फ्रीक्वेंसी के घर में, मान लीजिए मैं इसको ओमेगा नॉट बोलता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ओमेगा नॉट के आसपास देखता हूँ, ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा नॉट से कम है तब क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तो ये जो अल्फा ई डैश है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू सारी जो अल्फा ई डैश आएगा वो कुछ ना कुछ आएगा, मान लो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, क्योंकि ऊपर में अगर आप रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें पॉजिटिव आएगी। लेकिन
तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इसी क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में। लेकिन जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी है तब क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी है तो ये वैल्यू क्या कैसे में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो अल्फा ई डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ओमेगा ओमेगा नॉट के पहले ऊपर के क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्लॉट होगा, और ओमेगा ओमेगा नॉट के बाद कहीं नीचे क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से हल्का हल्का जानकारी मिल रहा है कि हम कहाँ प्लॉट करेंगे। एग्जैक्ट प्लॉट अभी हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। देखिए, ओमेगा की वैल्यू इसके कम की हमको हल्की पता है, इसके ज्यादा की पता है। ओमेगा की वैल्यू इक्वल टू ओमेगा नॉट, तब क्या होगा, अगर हम एग्जैक्टली ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट रख दें तब क्या होगा। तो आप अगर कहीं लिख रहे होंगे तो आप मेरे से पहले ही बता देंगे कि अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है सर जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको, ये अब कुछ प्लॉट पता चल गया कि इसके लेस में यहाँ पे प्लॉट होने वाला है कहीं पे, इसके बाद कहीं यहाँ पे प्लॉट होने वाला है, और एट एग्जैक्टली ओमेगा नॉट की वैल्यू पे एग्जैक्टली इस पे ये टच करने वाला है। ठीक है, तो क्या ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, क्या ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा मेरे को नहीं पता, बट कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो ओमेगा नॉट पे तो ये वैल्यू जीरो है, मेरे को समझ में आया। लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहूं कि ओमेगा की वैल्यू जब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट थी तब क्या थी, बेसिकली मतलब होता है ना कि जैसे ओमेगा नॉट है, ठीक है, मान लीजिए ये 5 रेडियन है पर सेकंड। ठीक है, अगर 4 रेडियन पे कितनी वैल्यू थी, 6 रेडियन पे कितनी वैल्यू थी, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा नॉट के आसपास थी तो क्या थी। अब ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट का मतलब ये होता है कि ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा मतलब ये ठीक ओमेगा नॉट से कुछ दूर पहले की बात मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, दोनों सेम जैसे हैं, तो सेम जैसे हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों की वैल्यू अगर कम करेंगे, मान लीजिए ये 5 है और ये अपन 4 लेते हैं, तो 5 माइनस 4 कितना होता है, कम होता है, 1 होता है। तो ये बहुत कम आएगा, तो इसको अपन डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा मतलब अगर ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, तो 5 प्लस 6 11 हो जाता है, तो ज्यादा हो जाता है, बेसिकली डबल के करीब हो जाएगा। तो इसको अपन 2 ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से इस चीज को अगर समझ पा रहे होंगे तो हम इसको वो कर लेते हैं। अच्छा, अब आप मेरे को इतना बताइए कि a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट, यही मिलेगा। और इसको अगर आप लिखो ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे जो इक्वेशन है उसमें ऐसा वाला टर्म हमको मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमको ये वाला टर्म मिल रहा है, तो इसको मैं रिप्लेस करने की कोशिश पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए हम करके देखते हैं, क्योंकि हमको प्लॉट करना है तो हम इसको आगे लेते हैं। ठीक है, तो अब अल्फा ई का जो डैश है, ठीक है, अल्फा ई डैश उसका वैल्यू है क्यू स्क्वायर बाय एम। ठीक है, और आपका वैल्यू था ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 2 इंटू डेल्टा ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट, है ना, ये हम लोगों ने अभी निकाला। डिवाइडेड बाय फिर से अपन क्या करते हैं, 2 इंटू डेल्टा ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट का अब स्क्वायर कर लेते हैं, और आपका 2b ओमेगा था, तो जो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से 2b ओमेगा बाय m का होल स्क्वायर था, तो अपन इसको खोल देते हैं, 4b स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय m का स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया। आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बाय m इंटू 2 इंटू डेल्टा ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, और यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 4 इंटू, अगर मैं नीचे 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4 था और ओमेगा नॉट स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है क्या। ठीक है,
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्व इसको कैसे करें, अपन कुछ काटा पीटी करते हैं। तो आप ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट के स्क्वायर के साथ कट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, टू को यहाँ पे इसको टू से डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा और क्या ही करोगे, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं क्यू स्क्वायर बाय एम इंटू डेल्टा ओमेगा बाय ये वाले जो टू ओमेगा नॉट है इसको ऊपर ही ले जाते हैं, तो टू ओमेगा नॉट ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ये एक अच्छा डेरिवेशन है जो आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, अब अपन ये डेल्टा ओमेगा की ही बस बात करते हैं। ये जो डेल्टा ओमेगा अपन देखे थे, अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने ओमेगा नॉट के आसपास वाली जो वैल्यू है इतने को हम लोगों ने माना था कि ये आपका जो वैल्यू होंगे ये प्लस माइनस जो डेल्टा ओमेगा वाला होगा। तो डेल्टा ओमेगा को अगर देखिए हम लोग, अगर ये जैसे बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर है, तो अगर हम प्लस माइनस बी बाय एम रख देते हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की हम लोग खोज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो मिल सकता है, क्योंकि डेल्टा ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर है। तो अगर अपन प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाय एम करते हैं तो भी ये क्या होगा, वैल्यू आपका आएगा, और अगर माइनस बी करते हैं तो भी वो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अपन मतलब चाहे इसका मैक्सिमम वैल्यू ले या मिनिमम वैल्यू ले, ये लगभग जैसे अगर आप प्लस बी बाय एम करते हैं तो भी आपको वही वैल्यू आएगा, और माइनस बी बाय एम करते हैं तो भी वही वैल्यू आएगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम रहेगा। अपन इसको वैल्यू को पुटअप करके देखते हैं। आई थिंक क्यू स्क्वायर बाय एम आपका था इंटू आपका क्या था, डेल्टा ओमेगा बाय टू ओमेगा नॉट। तो अपन एक काम करते हैं, डेल्टा ओमेगा को बी बाय एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बी बाय एम कर देते हैं, और टू ओमेगा नॉट तो रख ही देते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे b बाय एम का होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे अपन b बाय एम का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू बी बाय एम का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये पता होगा कि b बाय एम है और यहाँ पे b बाय एम का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर को अपन काट सकते हैं। तो वैल्यू आपकी आ गई, और m वाली जो वैल्यू है, m की वैल्यू भी अपन नहीं, m की वैल्यू अभी नहीं कटेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय आपका यहाँ पे आ गया टू ओमेगा नॉट है, टू टू जा फोर, तो फोर आ गया, बी तो है ही यहाँ पे, तो बी भी आ गया, और ओमेगा नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट आ गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हाँ, आई थिंक हाँ हाँ ओके, हाँ ये वैल्यू एम तो एम कट ही रहता है यहाँ पे। तो फाइनल जो अल्फा ई डैश की वैल्यू हो गई वो ये वैल्यू हो गई जो रियल पार्ट वाली वैल्यू थी, और इसको प्लॉट करना बहुत आसान है। अब मैं आपको फाइनल प्लॉट बता देता हूँ, जो इसका फाइनल प्लॉट बनेगा, जो रियल टर्म का फाइनल प्लॉट है। अगर आपको कोई भी पूछे कि भैया इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक का कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही बनना है, इसलिए आयोनिक का मैं बताऊंगा भी नहीं, बस दो लाइन में खत्म कर दूंगा, और आपके बुक में भी वैसे ही बताया गया है। तो ओमेगा यहाँ पे है, और आपका आपका अल्फा ई डैश इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ये थे। एक ओमेगा की वैल्यू जीरो पे ये क्या था, ये एक वैल्यू फिक्स था, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे फिक्स रखते हैं। ठीक है, ओमेगा नॉट को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ओमेगा नॉट के ठीक पहले जो प्लस बी बाय एम वाला जो वैल्यू था, और ये माइनस बी बाय एम, और ये प्लस बी बाय एम वाला ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एट बी बाय एम ये वैल्यू मैक्सिमम जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू मैक्सिमम जा रही है। ठीक, और मैक्सिमम कितनी जा रही है वो वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, ये वैल्यू आपकी है क्यू स्क्वायर बाय फोर बी ओमेगा नॉट, ये वाली वैल्यू जो मैक्सिमम है वो इतनी है। आपको पता है कि यार ठीक ओमेगा नॉट की वैल्यू पे ये वैल्यू जीरो पे जाएगी, तो ये जीरो पे है। फिर ये वैल्यू ठीक प्लस बी बाय एम पे भी ये मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, तो ये ठीक ऐसे आएगी। ये वाली जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू है जो ऊपर वाली थी, और फिर ये आपका वापस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये है आपका कर्व जो साफ साफ दर्शा रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, आपकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो घटती तो जा रही है, बट वो कभी बढ़ रही है बीच में और फिर ऐसे घट रही है। तो दिस इज द कर्व फॉर रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। अब बस इसका छोटा सा नॉन इमेजिनरी पार्ट बचा है, वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इमेजिनरी पार्ट पे प्लॉट करने आते हैं। इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल कुछ ऐसा, इससे
आसान है, इमेजिनरी पार्ट इससे ज़्यादा कठिन नहीं है। रियल पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा गया। इमेजिनरी पार्ट आपको अगर याद होगा तो अल्फा ई डबल डैश से रिप्रेजेंट किए थे, वो भी यही था, क्यू स्क्वायर बाय एम था, और अंदर में था 2b ओमेगा बाय एम, और नीचे में तो था आपका ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आपका 2b ओमेगा बाय एम का होल स्क्वायर। यही था मेरे ख्याल से आप लोगों का अल्फा ई डबल डैश की वैल्यू। अल्फा, अब इसमें सबसे पहले अपन को अब इसको प्लॉट करना है, तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप ओमेगा की वैल्यू 0 पे देखिए। ओमेगा की वैल्यू 0 पे देखेंगे तो सीधा सीधा आपको अल्फा ई डबल डैश की वैल्यू 0 दिख जाएगी, दिखेगी। डायरेक्ट अपन ओमेगा की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा। एट ओमेगा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट भी रख देते हैं तो भी आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो आप रख नहीं सकते, आप इसको ओमेगा को कैंसल आउट करिए, मतलब कॉमन लेके बाहर निकालिए, तो नीचे में आपका ओमेगा 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर जो बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो आप ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 बाय इनफाइनाइट आपको वैल्यू अल्फा ई डबल डैश की वैल्यू 0 ही मिलेगी, है ना। आप करके देखिएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर हम इसको प्लॉट करने जाएं भी तो आपका ओमेगा की वैल्यू ठीक 0 पे ये वैल्यू 0 है, ठीक है, और अगर इनफाइनाइट भी चले जाएं तो भी वैल्यू 0 ही आएगा। तो मतलब ये मतलब ऐसा है कि दो चीज तो अपन को साफ साफ मिल गया, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट पे, ठीक है, एट ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट पे क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट अगर अपन रख दें तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी कट के मेरे ख्याल से 1 बाय कुछ कुछ वैल्यू आएगी जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ठीक ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट पे ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम प्लॉट होगी। अभी तक हम लोगों को इतनी जानकारी मिली। अब ये हो सकता है कि ऐसे कोई कर्व हो सकता है कि ये ऐसे वाला कर्व हो, क्या होगा ये पता नहीं। तो चलिए थोड़ा सा इसको अपन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और अपन लेके चलते हैं ओमेगा की वैल्यू अप्रॉक्स ओमेगा नॉट पे। तो आपको ये पता ही है कि ओमेगा की वैल्यू अप्रॉक्स ओमेगा नॉट पे अपन क्या रखते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट करते हैं तो आपको मिलता है 2 ओमेगा नॉट, है ना। तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से आपको पता है, तो आप इसको वैल्यू को फिर से पुराने स्टाइल में आप पुटअप कर दीजिए, क्यू स्क्वायर बाय एम, ठीक है। ऊपर में आपका वैल्यू क्या था, 2b और ओमेगा नॉट बाय एम कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था 2 ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस आपका 2b ओमेगा नॉट बाय एम का होल स्क्वायर। इतना आप सिंपल सा वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। पुटअप करने के बाद आप चीज़ों को कैंसिल आउट कर लीजिए। कैंसिल आउट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, आप कुछ इसमें रखा नहीं हुआ है, 2b ओमेगा नॉट बाय एम है, और यहाँ पे 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर को आप अंदर रख लीजिए प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर को रख दीजिए। ये पिछले बार जैसा ही है, कोई इसमें अलग वाली बात मैं कर नहीं रहा हूँ। आपको काटना है, काट पीट के मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसको प्लीज कोशिश करिएगा क्योंकि एक स्टेप के बाद आंसर है, तो एक स्टेप का टाइम बचा लेते हैं। अल्फा ई डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बी बाय 2m स्क्वायर ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। इतना वैल्यू आएगा ही आएगा। आप एकदम आसानी से यहाँ पे दो स्टेप बस है, एक बार काटना है और एक बार काटना है और ये स्टेप आ जाएगा। मैं दो स्टेप को बस थोड़ा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया हूँ। इसमें आप कर दीजिए, आप इसमें वैल्यू को पुटअप करके देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अल्फा ई जो डबल डैश की वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो कब आएगी। आप डेल्टा ओमेगा की वैल्यू को अगर आप 0 रखेंगे बेसिकली तो आपका ये वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम कितना पहुंचेगा आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, चीजें कट पिट जाएंगी और आपको बचेगा सिर्फ क्यू स्क्वायर बाय 2b ओमेगा नॉट। तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अल्फा ई डबल डैश की। तो इसको हम लोग बस अब लास्ट हम लोग प्लॉट कर देते हैं। ये ओमेगा है, बीच में हम लोग ओमेगा नॉट रखते हैं, ये अल्फा ई डबल डैश की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू जो प्लॉट होती है वो ये है कि जब अब ओमेगा की वैल्यू 0 है तो ये 0 वैल्यू है, ये थोड़ा सा ऐसे मैक्सिमम पीक तक जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम पीक आपको कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम पीक ये वाली वैल्यू तक जाएगी और फिर यहाँ से वो वापस इनफाइनाइट की वैल्यू पे 0 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इमेजिनरी पार्ट
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी दर्शाता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। मतलब आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते आएंगे एक पर्टिकुलर ओमेगा नॉट तक तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है इमेजिनरी पार्ट, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये घटती चली जाती है। इसका मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ कि आईएएस एग्जाम में कई बार इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वेरिएशन इन विद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इमेजिनरी पार्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन का आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि इनिशियली इमेजिनरी पार्ट क्या होता है कि इंक्रीज होता है और फिर बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इतना सा ये कर्व था। इस कर्व को मैं आपको एक फोटो में दिखाना चाहता हूँ जो आपके बुक में, अगर आपको बुक पता होगी तो ये आपकी बुक है, एसपी सेठ की बुक है। और इसमें आपको देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन दिया हुआ था। वो डेरिवेशन को मैं जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश किया। और इसके बाद आपको मैं एक कर्व दिखाता हूँ, वो ये कर्व है। बेसिकली ये कर्व को मैं बनाने की कोशिश कर रहा था इतने देर से। इस कर्व में अगर आपको ध्यान होगा मेरे ख्याल से तो ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वही कर्व है जो आपका रियल पार्ट था, जो रियल पार्ट ऐसे बढ़ा फिर ऐसे कम हुआ एंड देन ऐसे कम होके ऐसे हो गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, ऐसे बढ़ा और ऐसे कम हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जो आपका ये वाली जो वैल्यू है, ये ओमेगा नॉट यहाँ से इंक्रीज हुआ था और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये प्लस बी बाय एम वाला वैल्यू था। और ये आपका जो नेगेटिव है ये माइनस बी बाय एम है, इसलिए इसको 2b बाय एम कहते हैं। तो बेसिकली ये है रियल एंड इमेजिनरी प्लॉट। तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी को प्लॉट करने बोलता है तो आपको ये प्लॉट को मर्ज करके प्लॉट करना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसमें कि देखिए, ये तो ना एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने ये प्लॉट किया, लेकिन मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो उसमें तो सीरीज बाय इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका ये फाइनल जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक जो रियल पार्ट है वो बिल्कुल अलग कर रखा है और सीरीज में है। ऐसा सीरीज में फिर ऐसे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर सीरीज में ऐसे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। और उसी पैरेलल में आप देखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट ऐसे हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है। तो ये बेसिकली आपको फाइनल प्लॉट बता के आपको समझाना है। तो मेरे ख्याल से इतना पोर्शन पूरा आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है। आप लोगों को क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, तो अब हम लोग शायद अब अपन कंक्लूजन पे आ गए हैं अपने कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है वो एसी फील्ड में कैसा होने वाला है उसको हम बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में चीजों को प्लॉट किए और हम इस चीज को ग्राफिकली देखें कि कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो आपका पोलराइजेबिलिटी में वेरिएशन आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है आने का। और दूसरा, इंजीनियरिंग सर्विस जैसे एग्जाम में, इसरो जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट फॉर्म पे पूछा जाता है कि आप वेरिएशन बताइए इमेजिनरी पार्ट का। तो इसलिए बस आपको याद रखना था। एक इसमें और एक चीज बस मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो डिपेंडेंस है वो आयोनिक पोलराइजेशन में कैसा होता है। तो आपके बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है और ऐसा होता ही है कि ये बिल्कुल सेम होता है जैसा आपने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की बात की। मतलब अगर आप अल्फा आई की वैल्यू देखोगे, अल्फा आई एब्स्ट्रिक्ट की वैल्यू, तो अल्फा आई भी आपका अल्फा आई डैश माइनस जे अल्फा आई डबल डैश में होता है। और ये अल्फा आई डैश और अल्फा आई डबल डैश का प्लॉट एग्जैक्टली सेम होता है जैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए हम लोग इसका अलग से नहीं पढ़ेंगे। आप जो उसमें पढ़ लिए वही काफी है इसके लिए, उसमें कोई जरूरत नहीं है आगे करने की। दूसरी बात, बस इसमें एक चीज याद रखिएगा, वो ये है कि इसके में और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में इतना ही अंतर है कि इसमें जो ओमेगा नॉट है, जो ओमेगा नॉट अपन जिस पिछले बार में ओमेगा नॉट ले रहे थे, इसका जो ओमेगा नॉट है वो 10⁴ तक जाता है। मतलब 10⁴ तक जो मतलब जो रेंज है उसकी ओमेगा नॉट की रेंज कम होती है, वो कम फ्रीक्वेंसी में ये प्लॉट को शो करता है और ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी में प्लॉट मतलब शो करता है। प्लॉट वही होगा, बस ओमेगा नॉट इसकी ज्यादा होती है। इसको हम लोग आम भाषा में इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप अगर कभी बोलें कि आयोनिक पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंडेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि सर वो काम तो वैसे ही करता है, लेकिन बस इसका ना ये काम तब करता है, मतलब इसमें पोलराइजेशन तब होता है जब आपका फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो आयोनिक वाइब्रेशंस होंगे वो कब होंगे,
इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी में इस रेंज में होगा, बाकी सब सेम है। तो इस प्रकार आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आयोनिक पोलराइजेशन कंप्लीट होता है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ओरिएंटेशनल का भी बताऊंगा, जिसको डाइपोलर रिलैक्सेशन कहते हैं, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। और उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही काफी है।